नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक परिवर्तन, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। बहुमत के बिना अटका तमिलनाडु में सरकार गठन, विजय की पार्टी टीबीके पर बड़ा सियासी संकट। झारखंड में बारिश का येलो अलर्ट, कई जिलों में आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी। स्पेन जा रहे क्रूज शिप पर हंता वायरस का कहर, 7 संक्रमितों में 3 यात्रियों की मौत। पत्रकार विवाद पर गरमाई सियासत, भानु प्रताप शाही का मंत्री पर बड़ा हमला। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां की राजनीति में आज बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बता दें कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं लगातार सुबह से ही पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में सत्ता परिवर्तन को भाजपा ऐतिहासिक जीत के रूप में पेश कर रही है। वहीं प्रशासन ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। भाजपा की जीत के बाद राज्य भर में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नई सरकार के गठन के साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए दौर की शुरुआत हो सकती है। तो आपको बता दें कि कुछ ही घंटों का जो है समय शेष रह गया है और कुछ ही घंटों बाद बंगाल का उसका नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और दीदी के बाद अब दादा राज शुरू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद बात करेंगे हम तमिलनाडु की। बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति इन दिनों भारी उठा पटक के दौर से गुजर रही है। दरअसल अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीबीके द्वारा सरकार गठन की कोशिश के बीच राजनीतिक संकट गहराता नजर आ रहा। राज्यपाल ने स्पष्ट बहुमत के प्रमाण नहीं मिलने का हवाला देते हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक टीबीके लगातार अन्य दलों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन जुटाने में लगी हुई है। पार्टी का दावा है कि उसे आवश्यक समर्थन मिल जाएगा, लेकिन अब तक आधिकारिक रूप से बहुमत साबित करने वाले दस्तावेज राज्यपाल को नहीं सौंपे गए हैं। इसी वजह से राजभवन ने स्थिति स्पष्ट होने तक नई सरकार के गठन पर रोक लगा दी। राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। विपक्षी दलों ने टीबीके पर संख्या बल के बिना सत्ता हासिल करने की कोशिश का आरोप लगाया, जबकि पार्टी नेताओं का कहना है कि जल्द ही समर्थन सूची पेश की जाएगी। राज्यपाल के फैसले के बाद तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ गई है, जब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि विजय की पार्टी बहुमत साबित कर सरकार बनाने में सफल होती है या राज्य में नई राजनीतिक रणनीति सामने आती है। राजनीति के बाद अब बात करनी होगी मौसम की। आपको बता दें कि झारखंड में इन दिनों मौसम लगातार लुक्का छुपी का खेल चल रहा है। कहीं धूप तो कहीं बारिश का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी रांची, धनबाद, जमशेदपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ कहीं न कहीं बारिश का जो असर है वो देखने को मिला था। इसी बीच शनिवार को भी यही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। वहीं अगर वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राज्य में मौसम जो है अस्थिर बना हुआ है। इसका असर दक्षिणी और मध्य झारखंड जिलों में ज्यादा देखने को मिल सकता है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने की अपील की।
बारिश और तेज हवा के कारण तापमान में गिरावट आने की भी संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि वज्रपात को देखते हुए किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई। प्रशासन ने भी आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी के बीच बारिश का जो एक दौर शुरू हुआ है वो लगातार जारी है और ऐसे में वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने विशेष तौर पर चेतावनी जारी की है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से, जहां से चिंता भरी खबर सामने आ रही है। जी हां, बता दें कि स्पेन जाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शिप पर हंता वायरस संक्रमण के 6 पुष्टि मामले सामने आए हैं। कहीं ना कहीं इन मामलों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य एजेंसियों में चिंता बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संक्रमित यात्रियों में से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि अन्य संक्रमितों का इलाज जारी है। घटना के बाद जहाज पर स्वास्थ्य जांच और निगरानी बढ़ा दी गई। बताया जा रहा है कि क्रूज शिप यूरोप की यात्रा पर था और इसी दौरान कुछ यात्रियों में तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत और शरीर दर्द जैसे लक्षण दिखाई दिए। जांच में हंता वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद मेडिकल टीम ने तुरंत प्रभावित लोगों को अलग कर उपचार शुरू किया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार हंता वायरस मुख्य रूप से संक्रमित चूहों और उनके मल मूत्र के संपर्क से फैलता है। यह वायरस फेफड़ों और किडनी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि इंसानों के बीच इसके फैलने के मामले बेहद कम देखे जाते, फिर भी एहतियातन के तौर पर जहाज पर विशेष सफाई अभियान भी चलाया जा रहा। घटना के बाद स्पेन और अन्य यूरोपीय देशों की स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है और क्रूज ऑपरेटर कंपनी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। विशेषज्ञों ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने और किसी भी लक्षण पर तुरंत जांच कराने की अपील की है। रुख अब हजारीबाग का करेंगे, जहां पत्रकार के साथ कथित धक्का मुक्की और मारपीट का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के कार्यक्रम में हुए विवाद पर पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भानु प्रताप शाही ने कहा कि अगर कोई पत्रकार इरफान अंसारी का बयान लेने आए तो एक हाथ में माइक और दूसरे हाथ में लाठी लेकर जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारों को अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार रखने तक की जरूरत पड़ सकती है। दरअसल मामला हजारीबाग सदर अस्पताल का है, जहां तिरपाल ट्रिपल केस को लेकर मंत्री इरफान अंसारी मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान एयर एम्बुलेंस हादसे से जुड़े सवाल पूछे जाने पर कथित तौर पर पत्रकार के साथ धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये जो विवाद है वो बढ़ गया और इरफान अंसारी पर लगातार सवाल उठने लगे। इरफान अंसारी आप लोगों के बीच में आए थे और आप लोगों के बीच के ही कुछ पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार उन्होंने किया था। अब उनको आप लोग माफ कर दिए कि अभी तक स्ट्राइक पर चल रहा है? क्या चल रहा है? आप लोग उस आंदोलन को आगे रखिए। भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से आपके साथ में है और आप लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि ऐसे लोग अगर आए तो हाथ में कैमरा और एक हाथ में लाठी लेकर के जरूर जाएं। और आप लोग एक लाइसेंसी हथियार का भी अब डिमांड करिए। जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो जनता कहां से सुरक्षित? एक लाइसेंस आप लोग रिवाल्वर का मांगिए, ताकि इरफान अंसारी के पास अगला बार जाइए तो पहले राइफल सटाइए या रिवाल्वर, तब उससे। अगली खबर भी हजारीबाग से आई है, जहां बिजली और पानी की समस्या को लेकर भाजपा ने जिला मुख्यालय के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। जी हां, इस प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सांसद मनीष जायसवाल, विधायक मनोज यादव, विधायक प्रदीप प्रसाद और कार्यक्रम प्रभारी के तौर पर प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने घड़ा लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका कहना था कि घरों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है और कई इलाकों में लोगों को दूर से पानी लाना पड़ रहा है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में बिजली और पानी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि पहले हजारीबाग में करीब 20,000 घरों तक नल का पानी पहुंचता था, जो अब घटकर 8 से 9,000 घरों तक ही सीमित हो गया। वहीं भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बिजली पानी की स्थिति खराब है और कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं बिजली पानी के मुद्दे को लेकर भाजपा एक बार फिर सरकार को घेरने का काम कर रही है।
का भी घर है यहाँ पे कि ना तो इस शहर में बिजली है और ना पानी का ठीक से व्यवस्था है। पहले अगर 15-20 हजार घरों में पानी आता था तो अब वो घट करके 8-9 हजार ही बच गया है। 5-8-10 हजार घरों में पानी आना भी नगर निगम से बंद हो गया है। बिजली का आंख मिचौली तो जरा सा हवा चलेगा नहीं कि 24 घंटा बंद। दिन भर में 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा इस प्रकार से बिजली रह रही है। तो आज इस प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार के आत्मा को जगाना चाहती है कि जो बेसिक सुविधा है, बिजली, पानी, जो बेसिक अधिकार है लोगों का, वो दो, इसको जगाने के लिए आज का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और शहरी दोनों क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। बहू बेटी दोपहर में पानी का घड़ा लेकर के लाइन के कतार में है। मोदी जी ने जो 12,700 करोड़ रुपया भेजा, हेमंत सोरेन और मिथिलेश ठाकुर ने 50-50 पार्टनरशिप पर उसको लूट लिया। आज पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। उस त्राहिमाम को लेकर के, बिजली के बढ़ती हुई बिल और कनेक्शन पर अवैध वसूली को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन पूरे झारखंड प्रदेश में करने का निर्णय लिया है, जिसमें जो सांगठनिक प्रमंडल आज हमारा हजारीबाग है, जिसमें 4 जिले हैं, चारों जिला में आज यह प्रदर्शन, घड़ाफोड़ प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर धनबाद के SNMMCH अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के साथ खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान बच्चों के साथ केक काट कर थैलेसीमिया डे मनाया गया और लोगों को इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद समाजसेवी अंकित राजगढ़िया ने कहा कि धनबाद में अभी भी थैलेसीमिया को लेकर पर्याप्त जागरूकता नहीं है और पीड़ित बच्चों के बेहतर इलाज के लिए गंभीर पहल की जरूरत है। वहीं परिजनों में भी इलाज में आने वाली परेशानियों को साझा करते हुए प्रशासन और समाज से सहयोग की अपील की है। एक केक काटा गया क्योंकि एक ही दिन होता है जो ये इनका होता है, तो थोड़ा सा कोशिश होता है इन बच्चों के लिए कि यादगार बना लिया जाए। और बच्चों के बीच केक, चिप्स और चॉकलेट दिया गया, कोल्ड ड्रिंक्स दिया गया, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा बच्चे खुश हो जाते हैं। जबकि इस टाइप का आयोजन हर जिले में जो होता है दूसरे राज्य में, वो वहाँ का स्वास्थ्य विभाग करता है, लेकिन हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा स्वास्थ्य विभाग इस टाइप का कोई आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को सोचना चाहिए कि थैलेसीमिया बच्चों के लिए कोई आयोजन करे, तो नहीं करते हैं तो हम लोगों को करना पड़ता है। हम लोग अपने स्तर पे जो कर पाते हैं वो हम लोग करते हैं। को लेकर हमारे झारखंड राज्य में किसी भी प्रकार की जागरूकता नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा बगल में हम लोग का बंगाल है, अब बंगाल में जाके देखें तो वहाँ गजब की जागरूकता है और वहाँ का सिस्टम भी सहयोग करता है। अभी हम लोगों ने बताया ना कि छोटे छोटे बच्चे को रोड में लेके बैठे, रात भर दिया, लेकिन कहीं से कुछ मिला नहीं। लेकिन वो आपका बंगाल में एक छोटा सा राज्य पुरुलिया अपना जो अब स्टेट है, आप वहाँ पर जाके देख लो, जिला जो सब कुछ सारी व्यवस्था, लेकिन हम लोग यहाँ व्यवस्था ने मांग के भी हम लोग थक गए। और जैसा कि अभी अंकित राजगढ़िया ने बताया है कि सचिव वगैरह सबसे हम लोग ने बातों करके देख लिया, बच्चे को रोड पे लाए, भूख हड़ताल में गए, लेकिन कानों तक इनको जू नहीं रेंग रही। वो लोग भगवान भरोसे छोड़ दिए और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं गार्जियन होने के नाते। और क्या गुजारिश करना चाहेंगे? गुजारिश यही करने, देखिए बच्चों का सर्वाइव करने की क्षमता बहुत कम है, लेकिन अगर इधर से सहयोग मिले तो उसमें बढ़ावा मिल सकता है। हो सकता है कि किसी की लाइफ और भी बेटर हो जाए, लेकिन ना दवा का सिस्टमेटिक है और ना ही सिस्टम यहाँ पर किसी प्रकार का है। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और चाइल्ड लाइन की संयुक्त कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं बाल तस्करी का शिकार हो रहे बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। जांच में 2 बच्चों का संबंध देवघर जिले और एक बच्चे का बिहार के चौकाई क्षेत्र से पाया गया। बाल कल्याण समिति के सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया कि देवघर के दोनों बच्चों को सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं बिहार के बच्चे की सामाजिक अनुसंधान रिपोर्ट भी मिल चुकी है और जल्द ही उसे सुरक्षित उसके घर भेज दिया जाएगा। इस कार्रवाई में आरपीएफ, चाइल्ड लाइन्स और बाल कल्याण समिति की अहम भूमिका रही। विगत कुछ दिन पहले कुछ चाइल्ड ट्रैफिक किए जा रहे थे, जिनमें से देवघर के कुछ बच्चे थे, कुछ बिहार के बच्चे थे, जमुई बिहार के बच्चे थे। तो जब आरपीएफ द्वारा इन बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, तो ये सीडब्ल्यूसी के समक्ष सीडब्ल्यूसी के ऑफिस के समय के पश्चात प्रस्तुत किए गए थे और सीडब्ल्यूसी द्वारा इन बच्चों को पहले बाल गृह में भेजा गया था। उसके बाद इसकी इंक्वायरी चालू की गई थी। इसमें एफआईआर भी दर्ज किया गया है 2 बालिग लड़कों के लिए, जिनके साथ ये लोग संदिग्ध हालत में पाए गए थे।
बात करने में पता चला था कि इन लोगों को कर्नाटक हुबली में ले जाया जा रहा है किसी कंपनी में काम करने के इससे। और जब बच्चे रेस्क्यू किए गए तो बच्चे की आर्थिक स्थिति जैसा होता है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ही बच्चे जो है बाहर जाते हैं, ऐसा पाया गया। फिर इनके एड्रेस को खंगाला गया और देवघर CWC वहाँ के DCPO से कम्युनिकेट करते हुए हमने यहाँ से जो हमारा प्रोसीजर होता है सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मंगाने का, वो हमने मंगवा लिया। और उन बच्चों को हमने 2 दिन पहले ही उनके गृह जिला में ट्रांसफ़र किया है और उनके माता पिता को पहुंचा दिया गया है। और एक बच्चा उसमें से जो बचा हुआ था, वो बच्चा को भी आज उसका भी SIR हमें प्राप्त हो गया है। और इस क्रम में हम तीनों बच्चों को उनके गृह जिला उनके माता पिता के पास पहुंचाने में मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।